हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लगातार सीरीज बना रहे हैं टेंस की, और ये लास्ट पार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक चीज़ और बता दें कि टेंस पूरी इंग्लिश का लगभग 65 से 70% होता है। अगर आपने पूरे टेंस तैयार कर लिए तो ये मान लीजिए 70% तक अंग्रेजी आपको आ गई। ठीक है, यानी कितना महत्वपूर्ण चीज है ये बताने का केवल उद्देश्य है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है लास्ट के अंत में गा गी गे आता है। मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां खाऊंगा, वो जाएगा, वो जाएगी, इस तरह से वाक्य समाप्त होता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रियाएं जो होती हैं, विल और शैल होती है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, और बाकी सबके साथ, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। एक वचन बहुवचन वाला कोई मैटर इसमें नहीं होता। एक चीज और होती है कि जब कोई कार्य निश्चित रूप से करना हो, यानी डिटर्मिनेशन आ जाए या प्रतिज्ञा आ जाए या धमकी आ जाए, तो ये नियम उल्टा हो जाता है। जिसके साथ विल लग रहा होता है उसके साथ शैल लग जाता है, और जिसके साथ शैल लग रहा होता है उसके साथ विल लग जाता है। बस इतना सा नियम है, बाकी बहुत आसान है। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे हमने एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, मैं कानपुर जाऊंगा, तो इसमें सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट मैं प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, और मैं के साथ लगना क्या है? नॉर्मल सेंटेंसेस में जिसमें धमकी नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है और कोई निश्चित दृढ़ संकल्प नहीं है, तो आई के साथ शैल ही लगेगा। आई शैल गो टू कानपुर। ठीक है, वह अपना काम करेगा, ही विल डू हिज वर्क। अब इसी में हमने दो उदाहरण ऐसे लिखे हैं, मैं तुम्हें पीटूंगा, तो ये धमकी हो गई, एक तरह से डराना हो गया। तो अब यहां जो आई के साथ शैल लगा करता था, अब वो वहां आई के साथ विल लगेगा। आई विल बीट यू। तुम परीक्षा अवश्य पास करोगे, अवश्य पास करोगे। तो अब यहां भी दृढ़ संकल्प आ गया, तो अब यू के साथ वैसे लगना था विल, तो अब यू के साथ क्या लग जाएगा? यू शैल पास द एग्जाम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि कहां विल शैल, विल वैसे तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अलावा सबके साथ लगता है। ठीक है, और शैल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई वी के साथ केवल लगता है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन आ गई, प्रतिज्ञा हो गई, दृढ़ संकल्प हो गया या धमकाना हो गया, तो ये नियम उल्टा हो जाएगा। बस इतना सा समझना। अब जैसे यहां हमने निगेटिव सेंटेंस लिखे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो चिल्ड्रेन विल नॉट गो टू स्कूल। उसमें कुछ खास है ही नहीं, नॉट तीसरे स्थान पे आ जाता है। ठीक है, तो चिल्ड्रेन विल नॉट गो टू स्कूल। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए हमने लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या वह खेत में काम करेगा। तो अब क्या अगर पहले आ जाता है, इसका मतलब नॉर्मल इंट्रोगेटिव है। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमें इस जो सब्जेक्ट के साथ जो सहायक क्रिया लगनी होती है, जैसे वह के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, तो उस विल को पहले लिख देते हैं, बाकी एज इट इज लिख देते हैं। सेंटेंस अपने आप बन जाता है। क्या हुआ? जैसे विल ही वर्क इन द फील्ड। बस सीधी सी बात। अगर क्या पहले आ गया तो, अगर क्या बाद में आता है तो इसका मतलब वो डबल इंट्रोगेटिव, हमें उस वर्ड की इंग्लिश अलग से लिखनी पड़ेगी, यानी वो WH फैमिली वाला वर्ड हो जाएगा। जैसे हमने दूसरा लिखा है, अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाएंगे, तो अब ये क्यों बीच में आ गया, तो इसका मतलब इसको हमें सबसे पहले लाना है, उसके बाद सहायक क्रिया जो अध्यापक के हिसाब से लगेगी वो लिखना है। तो जैसे व्हाई और अध्यापक एक हो चाहे ज्यादा हो, इसमें सहायक क्रिया तो वही लगती है। व्हाई विल द टीचर्स, और नॉट नॉर्मली तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव यानी WH फैमिली वाले शब्द आ जाते हैं तो वो तीसरे से चौथे स्थान में चला जाता है। ठीक है, व्हाई विल द टीचर्स नॉट टीच इन द क्लास। ठीक है ना सिंपल। अब देखते हैं अगला टेंस। अब देखिए यहां हमने लिखा हुआ है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। थोड़ा सा आप गौर कीजिए, होगा, होगी, होंगे, इसका मतलब जो पिछली सहायक क्रिया थी विल और शैल, उसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि बी माने होना होता है, तो इसकी सहायक क्रिया होगी विल बी
शैल बी। बाकी नियम सेम रहते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं या फर्स्ट पर्सन जो नाउन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे आई वी, उनके साथ लगता है शैल और बाकी सबके साथ विल लगता है, यानी शैल बी और बाकी सबके साथ विल भी लगता है। अब देखिए हमने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, माता जी भगवान की पूजा कर रही होंगी, तो मदर विल बी वर्शिपिंग द गॉड। इसका फार्मूला हमने लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मदर, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी विल बी, उसके बाद मेन वर्ब और कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने शुरुआत में ही बताया है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी हो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है, ठीक है, तब वो रहा की श्रेणी में आएगा, रहा होगा, रही होगी, या रहा है, रही है, या रहा था, रही थी, जैसे भी हो है। अब विल बी वर्शिपिंग द गॉड, ठीक। अब हमने आगे लिखा है निगेटिव सेंटेंस, गायें मैदान में घास नहीं चर रही होंगी। अब पिछले अगर टेंसेस को आपने पढ़ा नहीं पढ़ा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा कि अगर जैसे विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव या जो भी इस टाइप से अगर विल के अलावा यानी सहायक क्रिया के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज जुड़ेगी और नॉट आ गया सेंटेंस में, तो नॉट उन दोनों के बीच में आ जाता है। यानी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था हैज बीन, हैव बीन, तो हैज बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, यानी लास्ट वाले यानी बीन के साथ में वो चिपक जाता है, बाद वाले को और पहले वाले को अलग कर देता है। जैसे द काउज विल नॉट बी, देखो विल बी लिखा है लेकिन बीच में नॉट आ जाएगा क्योंकि नॉट तीसरे स्थान पे ही आएगा, केवल डबल इंट्रोगेटिव में वो चौथे स्थान पे चला जाता है, क्योंकि डबल इंट्रोगेशन का जो वर्ड होते हैं WH फैमिली वाले वो सबसे पहले आ जाते हैं, ठीक है। द काउज विल नॉट बी ग्रेजिंग द ग्रास इन द फील्ड, ठीक है। अब हमने इंट्रोगेटिव लिखा है, उसमें डबल इंट्रोगेटिव सीधा लिख दिया है, शेर जंगल में क्यों नहीं दहाड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इस क्यों की अंग्रेजी बनाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कहां, अगर ये बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बना दी जाती है और उसको पूरे सेंटेंस से हटा दिया जाता है। अब ये भाई हट गया, अब हमें बताना है कि क्या शेर जंगल में दहाड़ रहे होंगे, क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहे होंगे। भाई क्यों हटा दिया ना, तो अब क्या बनाते, विल द लायंस नॉट बी रोरिंग इन द फॉरेस्ट। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता लेकिन वो शब्द एक्स्ट्रा होता है, उसको केवल आगे लिख देते हैं, बाकी हम क्या की तरह बना लेते हैं, नॉर्मल इंट्रोगेटिव की तरह कि क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहे होंगे, बस वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला टेंस। देखिए हमने लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। हर परफेक्ट टेंस में यही होता है कि कार्य समाप्त हो चुका होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट। इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव, शैल हैव। बाकी इनका प्रयोग वही है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल हैव और सेकेंड पर्सन और बाकी सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ विल हैव। विशेष कंडीशन में अगर शपथ हो, प्रतिज्ञा हो या धमकी दी गई हो तो ये नियम बिल्कुल उलट दिए जाते हैं, बाकी सब सेम है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में जैसे ये विल हैव है तो इसमें एक साथ दोनों इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन अगर यही निगेटिव आ गया तो हेल्पिंग वर्ब में विल केवल पहले रह जाएगा, उसके बाद में बीच में नॉट आ जाएगा और उसके बाद हैव लिखा जाएगा, ठीक। अब ये एग्जाम्पल लिया, कवि अपनी कविता लिख चुका होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, कवि यानी जो लिख रहा है कर्ता, वही सब्जेक्ट है। द पोएट विल हैव रिटन, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, हिज पोएम, ठीक है। फिर हमने निगेटिव सेंटेंस लिखा है व्यापारी अपना सामान नहीं बेच चुका होगा, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, जैसे अभी हमने पिछले में बताया कि हेल्पिंग वर्ब में विल आ जाएगा, अगर नॉट भी है तो उसके बीच में नॉट आ जाएगा, तो ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस हैव प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। द मर्चेंट यानी व्यापारी विल नॉट हैव, नॉट जब भी आता है तो अगर कई ग्रुप में हेल्पिंग वर्ब है जैसे विल हैव, शैल हैव, विल बी, शैल बी, इस टाइप से, तो उनको बीच से अलग करके बीच में अपना फिट हो जाता है, ठीक है। द मर्चेंट विल नॉट हैव सोल्ड हिज गुड्स, गुड्स माने वस्तुएं। अब हमने इंट्रोगेटिव लिखा है क्या चोर सभी वस्तुएं नहीं चुरा चुके होंगे, तो अब इसमें क्या, अगर क्या पहले आ गया है तो इस क्या की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। उसको बनाने के लिए इन चोरों के हिसाब से
जो सहायक क्रिया लगनी होगी तो क्या लगेगी, विल हैव। तो सबसे पहले विल ले आए, लेकिन हैव एक साथ में आएगा ना, क्योंकि नॉट भी है, तो ये नॉट हैव बाद में लगेगा। विल द थीव्स नॉट हैव स्टोलन ऑल द थिंग्स। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला टेंस। अब हमने यहां लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब जैसे ही आप ये पूरे चारों पार्ट देख लेंगे और थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक काफी बड़ा चेंज आ गया है, क्योंकि ये लगभग 70% है, जैसा कि अभी हमने शुरू में बताया, और हमने कोशिश करी कि बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाए। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो रहा होगा, रही होगी, यानी रहा है, रही है, रहा था, रही थी, ऐसा जरूर आएगा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बाकी नियम वही हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल हैव बीन और सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ या बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगाया जाता है। विशेष कंडीशंस में वो जो 3 कंडीशन बताए कि जहां पर शपथ लेना हो, दृढ़ संकल्प करना हो या किसी को धमकाना हो, वहां पर ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है नियम सहायक क्रियाओं के मामले में। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर बनाया कि सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी। हर कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी ही आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। मैं 2 घंटे से फिल्म देख रहा हूं। अच्छा, इसकी ये पहचान कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या अंतर है? क्योंकि कोई भी कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस सिर्फ इतने अंतर है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय भी दिया जाता है, समय की बाध्यता होती है। 2 घंटे से कर रहा, 4 घंटे से कर रहा, 2 बजे से कर रहा, या कोई भी डेट दे दी जाए, कोई, ठीक है, निश्चित समय या अनिश्चित समय, 2 तरीके का दिया जाएगा। अगर निश्चित समय है तो उस समय को व्यक्त करने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, 2 घंटे से तो फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटे कौन से 2 घंटे ये निश्चित नहीं होता। मैं 2 घंटे से अपनी फिल्म 2 घंटे से फिल्म देख रहा होऊंगा, तो आई के साथ शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है। आई शैल हैव बीन वॉचिंग द फिल्म फॉर 2 hours। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे से देख रहा। तुम 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, तो अब इसमें नहीं आ गया। जब ये, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जब नहीं आ जाता है और ये शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो ये जो शुरू का विल या शैल है ये अलग हो जाता है और इसके बीच में नॉट आ जाता है। ठीक है, यू विल नॉट हैव बीन, ये लास्ट वाले दोनों अब साथ में रहेंगे, हैव बीन। आगे वाला विल या शैल अलग होता रहेगा, लेकिन निगेटिव हो गया, ये दोनों अलग हो जाएंगे, बीच में नॉट आ जाएगा। ठीक है, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 4 o'clock। 4, ये ओ लिखा हुआ है, इसको 40 ना समझे, ये ओ है। ठीक है, सिंस 4 o'clock। अब जैसे इंट्रोगेटिव है, वह कल सुबह से अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा होगा। हालांकि सेंटेंस बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें नियम से बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। बाकी ये सेम रहता है, लेकिन अगर ये डबल इंट्रोगेशन वाला कोई वर्ड आ जाता है तो उसको सबसे पहले हटाया जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जैसे व्हाई लिख दिया तो अब ये हो गया कि क्या वह कल सुबह से अपना खेत नहीं जोत रहा होगा। अब साधारण सेंटेंस बन गया ना, तो साधारण बन गया, तो विल ही नॉट हैव बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग टुमारो। अगर इसको भी वही बनाए रखेंगे तो बड़ा रहेगा। अब एक को हटाया, बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीजें बहुत सरल समझ में आई होंगी। इसके जो स्पेशल सेंटेंसेस हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के और फ्यूचर परफेक्ट के, वो हम अलग से वीडियो में बना के बताएंगे। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।